कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं DSSB इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 तक मैंने इसके डिसिप्लिन 3 तक 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, टोटल 60 क्वेश्चन है, वो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वाली जाके प्लेलिस्ट में आके वो वीडियोस देख लो, तब इस वीडियो पे मूव करना। ठीक है, आज ये पार्ट मैं कंप्लीट करवा दूँगी और आई होप ये PYQ एनालिसिस जो मैं करवा रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल हो। 24 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है DSSB इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का। एंड सबको मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो अब हम देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, as per section 4 of the payment of gratuity act, gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment which of the following। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ग्रेचुटी कब पेबल होगी। देयर इज़ नो डिसिप्लिन अगेंस्ट कंप्लेंट पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अगर उसके कोई कंप्लेंट नहीं है तो ग्रेचुटी पेबल होगी, ये तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉय वहाँ पे 2 साल काम कर रहा है तो उसे और उसके कोई डिसिप्लिनरी कंप्लेंट नहीं हुई तो उसे पेमेंट ग्रेचुटी मिल जाएगी। ठीक है, एंड सेकेंड ऑप्शन है आफ्टर ही हैज़ रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। अगर उसने 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस की है तो उसे ग्रेचुटी मिलेगी। हाँ, ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है देयर इज़ नो ब्रेक इन सर्विस ऑफ 7 ईयर। ठीक है, आफ्टर ही हैज़ रेंडर सर्विस कंटिन्यूस, तो ये वाले ऑप्शन सारे गलत हैं। इसका आंसर होगा कि उसने 5 साल कंटिन्यूस करे हैं तो उसे ग्रेचुटी मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है। ग्रेचुटी कब मिलती है? जब एम्प्लॉय ने मिनिमम 5 साल कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट की हो। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, रिटायरमेंट 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 रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबलमेंट, सब में रूल सेम है। ठीक है, इसमें 5 साल की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच सेक्शन ऑफ द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी स्पेसिफाई द मैनर इन विच अरियर फॉर एन एम्प्लॉयर टू एनी अदर पर्सन कैन बी रिकवर। अब यहाँ पे कह रहा है कि अरियर रिकवर करने का प्रोसीजर किस सेक्शन में आता है। तो वो देखो, आता तो है सेक्शन 129 से 132 में आता है, लेकिन इसमें 129 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये 132 तक में आता है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इन्होंने मार्क किया है, सेक्शन 130 टू 132। लेकिन एक्चुअल में जो सेक्शन है वो 129 है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलसेंट labor provision and regulation act, the period of work of the adolescent shall be arranged in a manner it should not spread over more than are including the time spent in working day। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट का जो सेक्शन 7 होता है उसमें एडोलसेंट का वर्किंग आवर कितने आवर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, देखो सेक्शन 7 क्या बोलता है। सेक्शन 7 ये बोलता है कि टोटल वर्किंग आवर पीरियड्स, ठीक है, 6 आवर से ज़्यादा नहीं होगा, 6 आवर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लो, अगर आपने 4 घंटे काम करवाया और 3 घंटे उसको वेटिंग करवा दी तो ये इलीगल माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 6 आवर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट डज द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट प्राइमरी। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट प्राइमरी किस पर एप्लीकेबल होता है? तो कहाँ एप्लीकेबल होता है? जहाँ पे 100 और मोर वर्कमैन एम्प्लॉइंग होते हैं, मतलब काम कर रहे होते हैं, तो ये वहाँ एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ रही, आप खुद पढ़ लेना, मेरा काम है सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक टू एंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू वर्कर मैंडेट अंडर DPSP अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये कह रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस कौन सा प्रिंसिपल इंश्योर करता है DPSP में। तो वो ये देखो इकोनॉमिक जस्टिस किस में आता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये आता है आपका आर्टिकल 39A में, और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि सिटीजन को मजबूरी में ऐसा काम ना करना पड़े जो उनकी एज या स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हो, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो अब ये देखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लेबर वेलफेयर का बेस फिलॉसफी है। ठीक है,
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन OSHW सी में एम्प्लॉयर what must an employer establish and maintain is prescribed for either electronic or otherwise according to the appropriate government। ठीक है, ये कह रहा है कि ओशो कोड में, मतलब सॉरी ओशो बोल रही हूँ, OSH कोड में एम्प्लॉयर को क्या मेंटेन करना कंपलसरी होता है इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, या फिर किसी और फॉर्म में। तो वो होता है ए रजिस्टर कंटेनिंग पर्टिकुलर ऑफ वर्कर का रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, अब कंपनी के रिकॉर्ड की लिस्ट बना रहे हो ये गलत है, क्लाइंट की लिस्ट बना रहे हो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अंडर द प्लांटेशन लेबर एक्ट व्हेन शुड एम्प्लॉयर प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंस्पेक्टर। प्लांटेशन लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को फैसिलिटी कब दी जाती है? तो सिंपल है, देखो इंस्पेक्टर को जो फैसिलिटी देता है ना वो एम्प्लॉयर देता है, और वो कब देता है? जब वो इंस्पेक्शन के लिए आता है। ठीक है, व्हेन रिक्वेस्टेड फॉर एंट्री इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन और इंक्वायरी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है if after the commencement of the Equal Remuneration Act any employer making any recruitment in contravention of the provision of this act he shall be liable for which of the following penalty under section 10। ये कहता है कि अगर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लागू होने के बाद कोई भी एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट का वो करता है, भेदभाव करता है, जैसे मेल फीमेल में भेदभाव करता है, तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या पेनल्टी मिलेगी? तो उसमें 10,000, ठीक है, और 10,000 और इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 मंथ इसका आंसर है, ये पेनल्टी मिलती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वे टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट गारंटी बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका पार्ट 3 में। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होते तो आप, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें दे दिया गया है, और ये वाले मैं आपको ये कहूँगी कि याद कर लेना कि DPSB किस पार्ट में है और फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है। ये सब चीज़ पॉलिटी के चैप्टर और पार्ट्स आप याद कर लेना, शेड्यूल वगैरह, तो इसके क्वेश्चन आ भी सकते हैं अभी भी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेकेंड शेड्यूल किससे डील करता है? तो ये डील करता है मैटर विद द जुडिक्शन ऑफ लेबर कोड। देखो सेकेंड शेड्यूल के मैटर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक तो ये कि सेकंड शेड्यूल का मेन फोकस क्या है? सेकंड शेड्यूल का मेन फोकस है वो डिस्प्यूट जो लेबर कोड डिसाइड करती है, एक तो उसका ये लेबर कोड डिसाइड करती है। ठीक है, दूसरा सेकंड शेड्यूल में कौन कौन से मैटर आते हैं? तो जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर की एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन हो गई, डिस्चार्ज या डिसमिसल की लीगलिटी हो गई, वर्कर को मिलने वाली रिलीफ हो गई, ये भी सेकंड शेड्यूल में आती है, और डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट ये भी सेकंड शेड्यूल से आते हैं। ठीक है, तो सिंपल से याद रख लो कि ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, ट्रिक बताती हूँ कि सेकंड शेड्यूल को कैसे याद करना है। देखो ट्रिक ये याद कर लो कि एक कंपनी है, कंपनी में होने वाले जितने भी इशू है ना, मोस्टली 95% वो सेकंड शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इन अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्ट रिलेटेड टू लेबर लॉ सच एज ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिस्टेड। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में लेबर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट लिस्टेड हैं? ठीक है, लेबर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे लाइक ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये होते हैं, और ये कहाँ मेंशन होते हैं? ये होते हैं 7 शेड्यूल में मेंशन होते हैं। ठीक है, 7 शेड्यूल में क्या होता है? इसमें 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। लेबर से रिलेटेड जो मैटर होते हैं ना, अधिकतर कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे आपका ट्रेड यूनियन हो गया, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट हो गया, सोशल सिक्योरिटी और लेबर वेलफेयर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देखो जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूँ वो मैं वहाँ मैं आपको बताती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं वहाँ नहीं करती। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड थिंग, मैं कभी ये नहीं कहती कि आप पेड कोर्स लो, ठीक है, ना ही मैं इसका कभी एडवर्टाइजमेंट करती हूँ। बट अगर आपको लगता है, देखो मेरे यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं फ्री में जिससे आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। पर कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो पेड कोर्स क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि ताकि वो डेली टारगेट कर सकें और ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें और डाउट क्लियर कर सकें। अगर आपको लगता है कि इसलिए आपको ज़रूरत है तो आप पेड कोर्स में एनरोल करवाओ, ठीक है। और अगर आपके पास आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आप पेड कोर्स नहीं ले सकते, तो यूट्यूब पे मेरे लेबर लॉ के एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट है, लेबर लॉ मैराथन की प्लेलिस्ट है, वो आप देख फॉलो कर सकते हो। DSSS भी कहीं मैंने करवा ही दिया है। कोड ऑन वेजेस के चैप्टर 1 to 9 तक के सारे एमसीक्यू मैंने करवा दिए। तो अगर ये फ्री में भी देख लोगे ना, तो आपका लेबर लॉ का 70% कोर्स तो कंप्लीट मैं करवा ही चुकी हूँ फ्री में। बाकी पेड कोर्स में मैं ज़्यादा एफर्ट इसलिए देती हूँ क्योंकि वो बच्चे पे करते हैं तो उनका राइट है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स लेना है और अभी आपके जैसे एग्ज़ाम में 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके हिसाब से 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, तो आप ये कोर्स ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है, ठीक है। देखो एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है कि मतलब उसे एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसे अपनी डेजिग्नेशन की वजह से अलग से नॉमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेबर कमिश्नर बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर क्यों होता है? क्योंकि लेबर कमिश्नर डायरेक्टली लेबर एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा होता है, तो इसलिए उसे एक्स ऑफिशियो कमिश्नर बनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द लेबर कमिश्नर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वन कैन बी स्ट्राइक कंसिडर्ड इलीगल। देखो ये क्या कह रहा है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग स्ट्राइक कब इलीगल मानी जाती है? देखो, जब स्ट्राइक सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 के अंदर दिए गए ऑर्डर के अगेंस्ट कंटिन्यू की जाती है, तब वो इलीगल मानी जाती है। अब क्वेश्चन उठता है सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 क्या होता है? तो जब गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए रेफर करती है, तो वहाँ पे स्ट्राइक या लॉकआउट को प्रोहिबिट किया जाता है। यही सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 कहता है। तो वो जो इलीगल स्ट्राइक मानी जाती है वो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है? एज पर सेक्शन 10 ऑफ द ESI, हु शैल बी एन एक्स ऑफिशियो मेडिकल। एक्स ऑफिशियो कौन होता है ESI में? तो ESI में होता है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Among the chapter of the Code on Wages, which chapter primarily deal provision of inspector? कोड ऑन वेजेस में कौन सा चैप्टर डील करता है इंस्पेक्टर से? तो करता है चैप्टर 7। ये आप याद कर लेना कि कौन सा चैप्टर किससे डील करता है। देखो इंपॉर्टेंट बताती हूँ। एक तो याद कर लेना कि कौन सा चैप्टर किससे डील करता है। दूसरा ये याद कर लेना कि पेनल्टी क्या क्या है, हैं। तीसरा आपको ये याद रखना है चैप्टर के सीक्वेंस। तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही 110%, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंडर विच सेक्शन ऑफ 3 इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर द एम्प्लॉयर शैल सबमिट टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर क्या सबमिट करता है? तो वो करता है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आई होप आपका ये क्वेश्चन इसमें कुछ टफ नहीं है जो मैं एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाउ मैनी आवर्स, एक सेकेंड, हाउ मैनी आवर्स इन एन एडल्ट वर्क रिक्वायर्ड टू वर्क वीक इन अंडर फैक्ट्री। फैक्ट्री में एक वीक में एडल्ट कितने घंटे काम कर सकता है? तो 48 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। इन ए क्लेम फाइल्ड फॉर नॉन पेमेंट और लेस पेमेंट ऑफ वेजेस, हु बेयर द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ड्यू हैव बीन पेड अंडर द कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस में क्या होता है कि नॉन पेमेंट का या लेस पेमेंट का या वेज का क्लेम, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? ये होती है एम्प्लॉयर पे, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास सारे प्रूफ होते हैं, मतलब रिटर्न में सारे प्रूफ होते हैं। तो ये बर्डन किस पे आता है? एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉय पे नहीं आता। एम्प्लॉयर प्रूफ करेगा कि मैंने दे दिए।
और ये क्वेश्चन मैंने अपने कोड ऑन वेजेस के जो MCQ उसमें भी करवाया था, ठीक है। वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लेना। नो एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 16C ऑफ द प्लांटेशन एक्ट शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज मेड। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के सेक्शन 16C के अंडर कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन कब एंटरटेन की जाती है, ठीक है, जब की जाती है जब विद इन 6 months ऑफ द कोलैप्स ऑफ हाउस, जब, ठीक है, जब एप्लीकेशन हाउस के कोलैप्स होने की 6 महीने के अंदर दी गई हो तब की जाती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, सेक्शन 16 यही कहता है, कोलैप्स ऑफ द हाउस वाले फ्लो बताता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन 4 का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, व्हाट इज द वन प्राइमरी प्रिकॉशन दैट मस्ट बी टेकन इन एवरी फैक्ट्री टू प्रिवेंट फायर। जब फैक्ट्री में आग लग जाती है तो सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है एम्प्लॉय को पहले बाहर निकालो सेफ जगह से, सेफ जगह पे उन्हें पहुंचाओ, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है, ठीक है। डिसिप्लिन 4 हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब बचता है हमारा डिसिप्लिन 5। डिसिप्लिन 5 को मिला के देखो, हर डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चन है। अब डिसिप्लिन 5 में आपको मिला के टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन का मैं क्या करूँगी, एक कंपाइलेशन भी डालूंगी। जैसे मैंने अभी अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं तो कई बच्चों को मिल नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी 1 to 5 डिसिप्लिन का एक पर्टिकुलर एक वीडियो में कंबाइन करके वो मैं डाल दूँगी। अब देखते हैं डिसिप्लिन 5 भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए लटकाना सही नहीं रहेगा। 20 क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। अब मैं क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पढ़ी, हिंदी में बता रही हूँ। देखो ये कह रहा है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कोटन ओपनर होता है वो किस सेक्शन में दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका सेक्शन 27 में। अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेथ के केस में कंपनसेशन कितना मिलता है? तो ये मिलता है इक्वल टू 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट फैक्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला डिसिप्लिन में जल्दी करा दी क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बाकी मैंने सब डिटेल में करवाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? BOCW जो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट ने, ठीक है, और सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर के लिए ऑर्डिनेंस कब लाए? तो वो लाए थे 3 नवंबर 1995 को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि माइन एक्ट सेक्शन 48 में रजिस्टर में क्या एसेंशियल होता है? माइन एक्ट का सेक्शन 48 क्या कहता है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, ये मेंशन किया जाना जरूरी है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके काम करने का नेचर क्या है, अबव ग्राउंड है या बिलो ग्राउंड है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी किस पर एडवाइस करती है BOCW में? तो वो एडवाइस करती है कंडीशन ऑफ वर्किंग पर, ठीक है, कि वर्कर की कंडीशन कैसी हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 61 ऑफ माइन। देखो इस वाले पेपर में ना ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं? माइन से पूछे गए हैं, BOCW से पूछे गए हैं और कोड्स से पूछे गए हैं। तो देखो कोड्स तो ज़रूर कर लेना, और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, कोड नहीं कर पाओगे, तो मेरा कोड ऑन वेजेस का तो मैंने वीडियो डाल दिया, पर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं अदर कोर्स की वीडियो डाल सकूँ। पेड ग्रुप में मैंने कोड के और इन सब के MCQ डाल रही हूँ, अगर आपको लेने हो तो आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एज पर 60 सेक्शन ऑफ माइन एक्ट का सेक्शन 61 में लो ड्राफ्ट कौन मंगवाता है? तो वो मंगवाता है चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज द पेमेंट एक्ट कवर? अरे देखो पेमेंट ऑफ वेजेज में एक्ट का कवरेज किस एम्प्लॉयमेंट पर है, ठीक है। तो प्राइवेट हाउस होल्ड पर नहीं है, एनी ऑफिस पर नहीं है, एग्रीकल्चर पर नहीं है, हर रेलवे वाले पे है। तो ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट इन द रेलवे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि फैक्ट्री में सेक्शन 3 जो हमारा पेमेंट ऑफ वेजेज है, ठीक है, सेक्शन 3 का पेमेंट ऑफ वेजेज का सेक्शन 3 है, उसमें फैक्ट्री के वेजेस का पेमेंट कौन इंश्योर करता है? तो वो करता है मैनेजर, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस में पेमेंट कौन करता है? वो मैनेजर करता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13A, एक सेकेंड ये ऊपर हो गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13A पेमेंट ऑफ वेजेस, हाउ लॉन्ग आर द रजिस्टर और रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व? देखो
पेमेंट ऑफ वेजेस के 13 सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग रजिस्टर, और ये कितने टाइम तक रखने सकते हैं, ये रखे जाते हैं लास्ट एंट्री जो होती है ना उसके 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक के रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग नोटिस डिस्प्ले मैंडेटेड बाय सेक्शन 12 ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलसेंट। अब ये कह रहा है कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट के सेक्शन 12 में नोटिस डिस्प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इसमें देखो क्या ऑप्शन दिया है, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट अथॉरिटी, लेकिन मुझे ये आंसर गलत लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को डाउटफुल में डाल दो, ये मैं आपको देख के बता दूंगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मुझे आंसर गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो, सेक्सुअल हरासमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट केस कौन सा लैंडमार्क केस, तो वो था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, 1997 में ये केस है, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको ना अगर सेक्सुअल हरासमेंट का लेक्चर देखना है तो मैं इसकी वीडियो डाल दूंगी यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में 4 वीक का मैक्सिमम वर्किंग आवर क्या है, तो वो होता है 144 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो गया है। अब हमारे सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ लीगल एक्शन कैन बी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडरटेक। देखो, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है वो क्या लीगल एक्शन ले सकती है, वो स्यू एंड स्यूड हो सकती है, मतलब उस पर कोई केस कर सकता है, वो भी किसी पर केस कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, कामेश्वर प्रसाद केस का प्रिंसिपल किस लिए फेमस है। कामेश्वर प्रसाद का केस का जो वो था ना प्रिंसिपल, वो ये कह रहा था कि जो राइट ऑफ स्ट्राइक है ना वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, देखो यही वाला पार्ट मैंने बहुत जल्दी करवाया, बाकी मैंने सारे बहुत डीपली करवाए थे, क्योंकि इसके क्वेश्चन ईजी है इस वाले पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, जो एडॉप्टिव और कमीशनिंग मदर को मैटरनिटी बेनिफिट कितने वीक की मिलती है, तो वो मिलती है 12 वीक की, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट किस पर नहीं पड़ता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस पर नहीं पड़ता। अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में लिखा है कि इस पे इतनी वेज दी जाएगी, तो वहाँ पे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का ओवरराइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, और ये कह रहा है ईपीएफ एक्ट में इंडस्ट्री कौन से शेड्यूल से लिंक्ड होती है, तो ये तो आपको बे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे जब याद होगा, वो होती है, इसमें ये बहुत दिक्कत है, तो वो इंडस्ट्री किससे लिंक होती है, वो होती है एनी इंडस्ट्री एडिट शेड्यूल 2 में एडिट हो, और कौन से नोटिफिकेशन में, अंडर सेक्शन 4 क्या, ठीक है, तो ये तो बे एक्ट से ही आएगा, पेपर बे एक्ट से ही आता है। देखो सिंपल सी बात है, लेबर लॉ क्लियर करना है तो बे एक्ट पढ़ना सीखना पड़ेगा, बिना बे एक्ट पढ़े किसी नोट से, ठीक है, या फिर किसी थ्योरी से या किसी बुक से पेपर क्लियर नहीं होते। लेबर लॉ के पेपर बे एक्ट से ही क्लियर होते हैं। आप कभी भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन मैच करना बे एक्ट से, बे एक्ट की एक एक लाइन कॉपी पेस्ट की जाती है, तो ये मैंडेटरी है कि आप बे एक्ट से ही प्रिपरेशन करो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिफ्यूज़ कर दिया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में, ठीक है, एम्प्लॉय कंपनसेशन मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसका क्या होगा, तो जिसका कंपनसेशन का राइट है ना एम्प्लॉय का, वो सस्पेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एडोलसेंट एम्प्लॉय करने पर नोटिस कितने दिन में देना होता है, ठीक है। और जैसे आपने मान लो कोई एडोलसेंट को अपनी फैक्ट्री में रख लिया, तो आपको इंस्पेक्टर को नोटिस कितने दिन में देना होगा, तो वो देना होगा आपको 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में नोटिस देना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, और आपके मैंने 20 × 5 100 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने 99 क्वेश्चन करवाए, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन से वीडियो मेरे चैनल पर हैं। देखो, मैटरनिटी एक्ट है उसमें, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट भी मैंने करवा दिया है, फैक्ट्री एक्ट भी मैंने आधा से ज़्यादा करवा दिया है, ठीक है, और आपका ILO के मैंने MCQ करवा रखे हैं, ठीक है,
और बोनस के MCQ मैंने करवा रखे हैं, मिनिमम वेजेस कंप्लीट करवा रखा है, ID एक्ट भी मैंने करवाया हुआ है। ये सारे वीडियोस आप फ्री में देख सकते हो अगर पेड कोर्स नहीं ले सकते, और पेड कोर्स लेना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको और डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। पर ये वीडियो से भी पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।